Optimal presents Cyber War, her screen crime scene streaming free on Voot. Download the app now. एडवर्ड आठवें नाम के ब्रिटेन के एक राजा हुए जिन्होंने अपने प्यार के लिए शाही मुकुट को त्यागा। उन्हें वॉलिस सिम्पसन नाम की एक विधवा से प्यार हो गया था। जब शाही परिवार इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का ऐलान कर दिया। 22 जनवरी 1939 की न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि जब एडवर्ड ने गद्दी छोड़ने का ऐलान किया तो उनकी होने वाली पत्नी वॉलिस सिम्पसन ने उनसे कहा, तुम इंग्लैंड के राजा न भी रहो तो क्या भारत के राजा नहीं बने रह सकते। एडवर्ड के बाद राजा बने जॉर्ज छठे, क्वीन एलिजाबेथ के पिता। एडवर्ड अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड के राजा रहे, लेकिन जब भारत की गद्दी छोड़नी पड़ी तो उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। एडवर्ड को हमेशा ये गम सालता रहा कि उन्हें कभी दिल्ली दरबार के आगे खड़े होने का मौका नहीं मिला, जैसे कि उनके पिता जॉर्ज पंचम को मिला था। और भारत के हाथ से निकल जाने के बाद शाही महफिलों में वो रौनक भी नहीं रह गई थी जो भारत के राजाओं के होने से रहती थी। जॉर्ज छठे ने 1948 में भारत की गद्दी छोड़ दी थी। ये रोचक इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था। इसी के चलते कुछ लोगों का मानना है कि 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाना तर्कसंगत नहीं है। इस मामले में एक और तर्क दिया जाता है कि अगर 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई थी तो 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटेन का डोमिनियन क्यों था। माउंटबैटन अगले 10 महीने तक भारत के गवर्नर जनरल क्यों बने रहे। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि क्यों 1950 तक भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहा। टेक्निकली देखें तो ये सभी बातें सच हैं, लेकिन उसी तरह जिस तरह ये वाक्य सच है कि मैं चेस में कभी नहीं हारा, ये बात पूर्णतः सत्य है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आज तक चेस का एक भी गेम नहीं खेला तो भी क्या ये बात उतनी ही सच होगी? टेक्निकली यस, बाकी क्या है आगे जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 22 जून है और आज की तारीख का संबंध है डोमिनियन स्टेटस से। ये सच है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक डोमिनियन रहा, जबकि 1930 में ही कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा कर चुकी थी। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि ये डोमिनियन स्टेटस की बात आई कहां से। शुरुआत 1945 से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन के सामने भारत का सवाल खड़ा हुआ। वॉइसरॉय वेवल ब्रिटिश कैबिनेट के आगे पेश हुए और उन्होंने बताया कि भारत में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं क्राउन के लिए। जनवरी 1946 में सूबों में हुए चुनाव और हालात और तेजी से बिगड़ने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच सुलह का कोई रास्ता न देखते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने मार्च 1946 में भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन ने भारत में एक 3 स्तरीय प्रशासन का प्रस्ताव रखा, जिसमें सबसे ऊपर एक संघीय सरकार होती जिसके पास केवल नाम भर की शक्तियां होती। दूसरे स्तर पर अलग अलग प्रांतों के समूह होते, जैसे पूर्व भारत के प्रांतों का एक समूह, मध्य भारत के प्रांतों का एक समूह और उत्तर पश्चिम प्रांतों का एक समूह, उदाहरण के लिए बताया। इसके बाद तीसरे स्तर पर प्रांतों की भी अपनी अपनी अलग अलग सरकारें होती। आसान भाषा में समझें तो इस प्लान के तहत भारत 3 हिस्सों में बंट जाता। कैबिनेट मिशन वार्ता के दौरान यह भी हुआ कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें मेंबर सूबे के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। मुस्लिम लीग ने पहले तो इसे बनने से रोका, प्रयास किया और जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार ही कर दिया। 2 सितंबर 1946 को इसी संविधान सभा को एक अंतरिम सरकार मान लिया गया, उसमें का चयन किया गया और इसके तहत कार्यपालिका का काम देखने के लिए वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए और इस तरह वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी हो गए। अक्टूबर में अंतरिम सरकार में कुछ फेरबदल हुए और मुस्लिम लीग भी इससे जुड़ती है। इसके बाद पावर ट्रांसफर कैसे हो, इसके लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक टसल शुरू होती है। कैबिनेट मिशन प्लान पर कांग्रेस तैयार नहीं थी और पाकिस्तान से कम किसी समझौते पर जिन्ना राजी नहीं थे। ब्रिटेन के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही थी, सेना में विद्रोह पनपने लगा था और ब्रिटेन के पास यहाँ ट्रूप्स भेजने के संसाधन थे नहीं। बहुत खर्चा उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध ने उनकी कमर तोड़ के रख दी थी, इसलिए वो इस झमेले से किसी भी तरह निपटना चाहते थे, जल्द से जल्द वो रवाना होना चाहते थे। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि जून 1948 तक भारत आज़ाद कर दिया जाएगा। वक्त तय हो गया था, अब ज़रूरत थी एक ऐसे आदमी की जो इस काम को अंजाम देता। इस काम को पूरा करने के लिए क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड माउंटबैटन को वॉइसरॉय बना के भेजा। क्लेमेंट ने उनसे कहा कि हो सके तो भारत को एक रखना, अगर यह संभव नहीं होता है तो कोशिश करना इस तबाही को जितना कम कर सको और चाहे कुछ भी हो ब्रिटेन को इस मुसीबत से बाहर निकाल लेना।
22 मार्च को माउंटबेटन भारत पहुंचते हैं और अपने काम में लगते हैं। 4 अप्रैल को उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। गांधी एक नई अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रख देते हैं, जिसमें जिन्ना अपनी मर्जी से सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, अकोमोडेट करना चाह रहे थे गांधी। प्रस्ताव के अनुसार यही सरकार पावर ट्रांसफर के बाद भारत की पूर्ण सरकार बन जाती। विभाजन को रोकने के लिए यह गांधी की अंतिम कोशिश थी। उन लोगों का जवाब भी जो मानते हैं कि गांधी ही थे जिनकी वजह से बंटवारा हो गया। माउंटबेटन गांधी से कहते हैं कि वो इस प्रस्ताव को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब कांग्रेस की पूर्ण सहमति हो। उनकी बात भी सही है। इसी बीच एंट्री होती है वीपी मेनन की। मेनन माउंटबेटन के सलाहकार थे और उनसे पहले के 2 वॉइसरॉय के सलाहकार भी रह चुके थे। मेनन को मालूम था कि जिन्ना गांधी के प्लान पर सहमत होंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने माउंटबेटन को सलाह दी कि कांग्रेस को कैबिनेट मिशन प्लान पर सहमत करने की कोशिश करें। मेनन का मानना था कि अगर कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान पर ना मानी तो पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा। हालांकि मेनन जिस पाकिस्तान की बात कर रहे थे उसमें दोनों देशों के डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन का एक साझा लिंक रहता। 11 अप्रैल के दिन गांधी माउंटबेटन को एक खत लिखकर बताते हैं कि वो कांग्रेस का समर्थन नहीं ले पाए, इसलिए अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। इधर वॉइसरॉय माउंटबेटन की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। कैबिनेट मिशन प्लान कहीं नहीं जा रहा था, इसलिए माउंटबेटन ने एक अलग प्लान बनाने का निर्णय लिया। इस नए प्लान के तहत सूबों के समूहों को स्वायत्तता दी जाती और बाद में वो खुद तय करते कि किसे भारत में रहना है, किसे पाकिस्तान में। नए प्लान में सभी सूबों के डिफेंस मामलों के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी का प्रस्ताव भी शामिल था और 2 मई को यह प्लान भेजा गया लंदन। मेनन इस प्लान के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने तब इस्तीफे की धमकी भी दी। जब ये बात एडविना माउंटबेटन तक पहुंची तो उन्होंने मेनन को मिलने के लिए बुलाया। मेनन ने उनके सामने अपनी आपत्तियां रख दी। तब एडविना ने मेनन को शिमला आने का न्योता दिया, जहां माउंटबेटन दंपति कुछ दिन आराम के लिए जाने वाले थे और इस दौरे में नेहरू भी उनके साथ थे। शिमला में मेनन ने पहली बार माउंटबेटन के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। उन्होंने सूबों को स्वायत्तता या सत्ता देने का प्लान बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बताते हुए कहा कि इस तरह तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। यहीं पहली बार डोमिनियन स्टेटस की बात आती है। मेनन ने वॉइसरॉय माउंटबेटन को सलाह दी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करके उन्हें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। मेनन के अनुसार इसके 3 फायदे होते। पहला, पावर ट्रांसफर शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता। दूसरा, इसके लिए मुस्लिम लीग और ब्रिटेन भी आसानी से तैयार होते। और तीसरा फायदा यह कि ट्रांजिशन के दौरान ब्रिटिश सिविल सेवकों और ब्रिटिश अफसरों से काम निकलवाया जा सकता था। वो ट्रेंड थे, उनको मालूम था मशीन कैसे चलती है। एक फायदा यह भी होता कि डोमिनियन स्टेटस के रहते रियासतों के साथ नेगोशिएशन में आसानी रहती। मेनन के इस प्लान को सरदार पटेल का समर्थन भी हासिल था। उन्हें लॉजिक नजर आया। उन्होंने मेनन से कहा था कि वो कांग्रेस में इसके लिए समर्थन जुटा सकते हैं, कोशिश करेंगे। इसके कुछ दिन बाद यानी 8 मई को नेहरू शिमला पहुंचते हैं और मेनन उन्हें अपने प्लान के बारे में बताते हैं। इस मुद्दे पर बात आगे बढ़ती, इससे पहले ही मेनन ने जो प्लान लंदन भेजा था वॉइसरॉय के मार्फत, उससे ब्रिटिश कैबिनेट पास कर देती है। माउंटबेटन नेहरू को वो प्लान दिखाते हैं, लेकिन नेहरू देखते ही इनकार करते हैं। अब माउंटबेटन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसके बाद माउंटबेटन मेनन के प्लान के आधार पर आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं, जिसके तहत दोनों देशों को डोमिनियन स्टेटस मिलना था, भारत पाकिस्तान। इस फैसले के पीछे एक वजह और थी और वो वजह थी संविधान। देश तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार चल रहा था, जिसमें शक्तियां अंग्रेजों के पास थी। इसलिए नया संविधान बने बिना यह तय होना मुश्किल था कि देश काम कैसे करेगा, नए संविधान के बिना सत्ता किसे दी जाएगी, ये तय करना भी मुश्किल था। ब्रिटिश सिविल सेवकों का काम किसे सौंपा जाएगा, सेना का कार्यभार कौन संभालेगा, ये सब तय करना भी बहुत मुश्किल था। माउंटबेटन को 1948 से पहले सब कुछ समेट कर निकलना था और तब तक संविधान बनाना असंभव था। इसलिए डोमिनियन स्टेटस का रास्ता चुना जाता है। डोमिनियन स्टेटस से यह काम कुछ ही दिनों में हो सकता था, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक एक्ट बनाने की देर थी। 3 जून को माउंटबेटन ने एक मीटिंग बुलाकर ऐतिहासिक माउंटबेटन प्लान रखा। सबकी सहमति के बाद मेनन की देखरेख में नए बिल का मसौदा तैयार किया गया। 15 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर दिया और 18 जुलाई को इस एक्ट पर शाही मोहर भी लग गई। 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होता है, जिसके तहत संविधान सभा आजाद भारत की पहली विधायिका बनती है और नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री। चूंकि भारत डोमिनियन स्टेटस के तहत था, इसलिए वॉइसरॉय का पद भंग कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में माउंटबेटन गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। 21 जून 1948 तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं। 22 जून 1948 यानी आज ही के दिन जॉर्ज 6 ने भी भारत के एम्परर का पद त्याग दिया।
अब सवाल ये आता है कि अगले 3 साल यानी कि 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटेन का डोमिनियन क्यों बना रहा। इसका कारण था स्टेटस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत डोमिनियन स्टेटस मिला था, उसे हटाने के लिए नए कानून बनाने की जरूरत थी। इसीलिए 1950 में नया संविधान बनते ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रद्द हो गया और इसी के साथ डोमिनियन स्टेटस भी चला गया। इस मुद्दे पर हमने जेएनयू में इतिहास की प्रोफेसर रह चुकी हैं डॉक्टर मृदुला मुखर्जी से बात की। उन्होंने क्या समझाया, आप समझिए, सुनिए और गुनिए। में बड़ी मतलब मनगढ़ंत बातें हैं सारी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को पूरी आजादी मिल गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। एक फॉर्मेलिटी थी कि ब्रिटेन जब छोड़ के जा रहा है हिंदुस्तान को, तो एक फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू जा रहा था, क्योंकि ये एग्रीमेंट के थ्रू ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रियल इंडिपेंडेंस नहीं थी। तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट जो था वो ये था कि एक एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसने ये एक्नॉलेज किया कि अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। परंतु अभी नया संविधान लागू नहीं हुआ था। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बैठी हुई थी 1946 से, उसके डिलिब्रेशंस चल रहे थे और उसको 1-2 साल और लगने थे इसको आराम से एक नया संविधान बनाने के लिए। तो ये एक ट्रांजिशन के लिए ये डोमिनियन स्टेटस का वर्ड इस्तेमाल किया गया। ये टर्म आपको मालूम है कि कनाडा और न्यूजीलैंड जो पुरानी कॉलोनीज थी, वाइट कॉलोनीज, उनको जब आजादी दी गई तो डोमिनियन स्टेटस वर्ड जो है यूज किया गया उनको आजादी देने के लिए, और एक लिंक रखा गया जो कि मदर कंट्री मानी जाती थी जहां से वो लोग आते थे। तो वो क्राउन का जो एक लिंक था कि वो ब्रिटिश जो मोनार्क था उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उन्होंने इन कंट्रीज में भी दे दिया। अब आपको भी पता है कि ब्रिटिश मोनार्की के पास ब्रिटेन में ही कोई पावर नहीं है। जो जितना इंडियन प्रेसिडेंट के पास पावर है उतना भी पावर उनके पास नहीं है। प्योरली एक सेरेमोनियल चीज है, एक सिंबल है यूनिटी का, जिसको उन्होंने रखा हुआ है क्योंकि उनके लिए एक यूजफुल है। जैसे जापान ने अपने मोनार्क को रखा हुआ है अभी भी। इसका मतलब नहीं है कि जो एम्परर है जापान में उसके पास कोई रियल पावर है, पर जापानीज को लगता है कि उनकी हिस्ट्री का एक सिंबल है, उनकी एक यूनिटी को सिंबलाइज करता है उनका इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की। तो ये उनका चॉइस है कि उन्होंने मोनार्क को अभी भी सजा के रखा हुआ है। हो सकता था 1857 में अगर रेबल्स जीत जाते और हम मुगल जो एम्परर को उन्होंने बनाया था अपना लीडर, तो उसकी लीडरशिप के नीचे अगर हुकूमत बन जाती, फिर उसके बाद एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होता इंडिया में, हो सकता है कि इतिहास को देखते हुए एक मुगल एम्पायर जो था, जो एक मोनार्क था, उसको भी रख लिया जाता एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन को। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को हर हिस्ट्री के हर दौर में जो लोग हैं वो अपने लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका रोल बदलता रहता है। तो एक टाइम पे ब्रिटेन में जो मोनार्क है उसके पास रियल पावर होता था, पर अब तो उसके पास कोई रियल पावर नहीं है। फ्रांस में क्योंकि रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने अपने मोनार्क को फेंक दिया, उसको जान से ही मार दिया और पूरे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री था वो एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ा। ब्रिटेन में जो था वही हिस्ट्री, डेमोक्रेसी को लाने की जो हिस्ट्री थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से भी आगे बढ़ी। वहां भी रिवोल्ट हुए, वहां भी वॉर्स हुई, असली लड़ाई जमीन पे भी हुई बिटवीन ओलिवर क्रॉमवेल और जो मोनार्किकल फोर्सेस थे, पर जो फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन था उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप रखा गया ब्रिटेन में। इसी तरह जापान की कहानी है, ठीक है। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक हिस्ट्री होती है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान की आजादी में जरा सी भी कोई कमी नहीं आई थी डोमिनियन स्टेटस वर्ड से। हमारे प्रधानमंत्री किसी मोनार्क को जाके कोई पूछ के कुछ नहीं करते थे। माउंटबैटन के पास भी सिर्फ एक फॉर्मल स्टेटस था 15 अगस्त 1957 के बाद। वो वाइसरॉय से गवर्नर जनरल बन गए, सिर्फ नाम में एक उनको प्रेस्टीज दी गई, एक उसके बाद राजा गोपालाचारी बन गए और उसके बाद खत्म हो गई वो इंस्टीट्यूशन।
एक बात और है, इसी दौरान भारत उस तरह डोमिनेंट नहीं था जिस तरह न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया थे। ये फर्क बहुत जरूरी है ना। हिस्ट्री की असली पढ़ाई इसी को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर कानून के तहत डोमिनेंट स्टेटस रखते थे, जिसे 1931 में ब्रिटिश संसद से पास किया गया, जबकि भारत का डोमिनेंट स्टेटस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत था। दोनों के कानून अलग है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है, दोनों काम अलग तरीके से करते हैं, चाहे नाम एक ही हो। 1947 में डोमिनेंट स्टेटस मिलने के ये मतलब नहीं था कि भारत तब आज़ाद नहीं हुआ। ये कानूनी समझौता था ताकि जल्द से जल्द सत्ता का ट्रांसफर हो, भारतीयों के हाथ में आए। टेक्निकली ये बात सच है कि पूर्ण आज़ादी 1950 में मिली, लेकिन सिर्फ टेक्निकली ही। तुलना के लिए समझिए, टेक्निकली क्वीन एलिजाबेथ 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया की महारानी है, लेकिन सिर्फ टेक्निकली एक पद है बस। अब अंत में एक किस्सा और सुन लीजिए जिससे आपको भारत की स्वायत्तता का इशारा मिलेगा। 1961 में क्वीन एलिजाबेथ ने भारत का दौरा किया, भव्य स्वागत हुआ, रानी की हर मांग पूरी की गई सिवाय एक के। एलिजाबेथ लाल किले के दीवाने खास में रिसेप्शन होस्ट करना चाहती थी, लेकिन इसके प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने इसकी इजाजत नहीं दी। ऐसा ही एक वाकया 1983 में भी हुआ। एलिजाबेथ मदर टेरेसा को सम्मानित करने वाली थी और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में कार्यक्रम रखने की इच्छा जताई। तब इंदिरा गांधी ने भी इसकी इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ किया कि ये भारतीय परंपराओं के हिसाब से ही आप कर सकती हैं, उस हिसाब से जैसा आपको लगता है कि ये बिल्डिंग थी वैसा अब इसका फंक्शन नहीं रह गया है। अंत में इतना ही कि आज़ादी मुश्किल से मिलती है, इसलिए सिर्फ 15 अगस्त को ही क्यों, रोज़ मनाइए और सहेज कर भी रखिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तारीख का ये एपिसोड कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।